आज हम देखने वाले हैं 2021 में रिलीज हुई एक शानदार मूवी जिसका नाम है पाइपलाइन। ये एक साउथ कोरियन सस्पेंस थ्रिलर मूवी है जिसमें एक ऐसे जीनियस चोर को दिखाया गया है जिसका काम शहर की अलग अलग जगहों पर जमीन के नीचे मौजूद पाइपलाइन में छेद करके वहां से तेल चोरी करना था। उनके शहर की जमीन के नीचे करीब 12,000 किलोमीटर लंबी इंटरनेशनल ऑयल सप्लाई लाइन मौजूद थी जिसके जरिए हर वक्त लाखों करोड़ों लीटर तेल सप्लाई किया जाता था। इसी वजह से ये कोरिया की सबसे बड़ी ऑयल सप्लाई लाइन थी। तो वही जीनियस चोर अपनी पूरी टीम के साथ उस इंटरनेशनल पाइपलाइन में छेद करके तेल चोरी करने के मिशन पर निकल पड़ता है, जो उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल मिशन था। अब उन्होंने इस मिशन का प्लान कैसे बनाया और मिशन पर जाने के बाद उनके साथ क्या क्या हुआ और क्या वो लोग अपने इस मिशन में कामयाब हो पाए, यही हम इस मूवी में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक खतरनाक ऑयल चोरी मिशन की कहानी। कहानी शुरू होती है साउथ कोरिया के सोल शहर से, जहां हमें उस शहर का एक अंडरग्राउंड एरिया दिखाई देता है और इसी अंडरग्राउंड के अंदर कोरिया की सबसे बड़ी पाइपलाइन मौजूद थी जिस पाइपलाइन के जरिए तेल सप्लाई किया जाता था। असल में यहाँ अलग अलग जगहों पर करीब 1200 पाइपलाइन फैली हुई थीं और उन सभी पाइपलाइनों में यहीं से तेल सप्लाई किया जाता था। इसके बाद हमें ड्रिलबिट नाम का एक लड़का दिखाई देता है। ड्रिलबिट असल में कोई आम इंसान नहीं था, वो एक कुख्यात चोर था। यहाँ तक कि तेल चोरी का काम करके अब वो काफी पैसे वाला इंसान बन चुका था। असल में वो इन तेल की पाइपलाइनों में छेद करके वहां से भारी मात्रा में तेल चोरी करता था। लेकिन ड्रिलबिट ये काम अपने लिए नहीं करता था, बल्कि अलग अलग लोगों से डील करके उनके लिए ये काम करता था। उसका मुख्य काम पाइपलाइन में छेद करके एक अलग लाइन तैयार करना था, जिसके जरिए जिस इंसान से उसने डील की होती वो बाद में अपनी मर्जी से उस लाइन से तेल निकाल सकता था। लेकिन तेल की पाइपलाइन में छेद करना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा खतरा होता था। असल में अगर तेल की पाइपलाइन में छेद करते वक्त जरा सी भी गलती हो जाए तो वहां धमाका हो सकता था और उसकी मौत भी हो सकती थी। यहाँ तक कि अगर वो किसी तरह पकड़ा जाता तो भारी जुर्माने के साथ जेल भी हो सकती थी। लेकिन ड्रिलबिट को इन सब बातों की कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि वो पाइपलाइन में ड्रिल करने का एक्सपर्ट था और इसी वजह से उसका नाम ड्रिलबिट पड़ा था। लेकिन चूंकि ये काम बहुत ज्यादा खतरनाक था, इसलिए वो इस काम के लिए डीलरों से बहुत ज्यादा पैसे लेता था और ये रकम एक छेद के लिए करीब 1,25,00,000 रुपए होती थी। इसी तरह लंबे समय तक ये काम करते करते अब ड्रिलबिट बहुत अमीर बन चुका था, लेकिन इसके बावजूद वो अभी भी अपना काम जारी रखे हुए था। इसके बाद हमें स्ट्रॉ नाम का एक डीलर दिखाई देता है, जिसे एक दलाल के जरिए ड्रिलबिट के बारे में पता चला था, इसलिए वो पैसे लेकर ड्रिलबिट के साथ डील करने पहुंचा था। लेकिन उस दलाल ने जिसे ड्रिलबिट कहकर उससे मिलवाया था वो असली ड्रिलबिट नहीं था, वो तो सिर्फ एक आम कर्मचारी था जिसे ड्रिलिंग के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया था। असल में ड्रिलबिट सिर्फ एक छेद के लिए करीब 1,25,00,000 रुपए लेता था, इसीलिए दलाल ज्यादा मुनाफे के लालच में एक आम कर्मचारी को ड्रिल करने भेज देता है ताकि उसे थोड़े पैसे देकर बाकी सारे पैसे वो खुद रख सके। अब वो कर्मचारी अपने मोबाइल में टाइमर सेट करके वहां ड्रिल कर रहा था, लेकिन वो वहां सही तरीके से टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा था। असल में पाइपलाइन में छेद करते वक्त समय और प्रेशर दोनों चीजों पर नजर रखना बहुत जरूरी होता है, लेकिन क्योंकि वो इन कामों में बिल्कुल भी एक्सपर्ट नहीं था, इसलिए उसने पाइपलाइन पर जरूरत से ज्यादा प्रेशर डाल दिया, जिसकी वजह से ज्यादा प्रेशर और एक छोटी सी चिंगारी के कारण तुरंत उस पाइपलाइन में आग लग जाती है और वहां एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। ऐसा हाल देखकर दलाल तुरंत वहां से भाग जाता है, लेकिन धमाके से पहले वो कर्मचारी और स्ट्रॉ किसी तरह वहां से बाहर निकल आते हैं। लेकिन बाहर आते ही स्ट्रॉ उस कर्मचारी को पकड़ लेता है और उससे कहता है, धोखेबाज कहीं के, तुम लोगों की वजह से मेरे इतने सारे पैसे बर्बाद हो गए, मेरे पैसे वापस करो। लेकिन असल में सारे पैसे तो वो दलाल लेकर भाग चुका था। इसके बाद स्ट्रॉ कहता है, तुम लोगों की वजह से सिर्फ मेरे पैसे ही नहीं गए, ऊपर से अब यहाँ पुलिस की जांच भी होगी और अगर मैं पकड़ा गया तो मेरी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि इतने बड़े धमाके के बाद पुलिस जरूर यहाँ आएगी और जांच करते करते शायद वो मेरे पास भी पहुंच जाए। फिर कुछ देर बाद सच में वहाँ पुलिस पहुंच जाती है और पूरी टीम मिलकर उस जगह को सील करके जांच शुरू कर देती है। सबसे पहले वो वहाँ जली हुई सारी चीजों को चेक कर रहे थे, लेकिन तभी उन्हें वहाँ ड्रिल मशीन का एक ड्रिल बिट मिलता है, क्योंकि ये एक तेल की पाइपलाइन थी। यहाँ ड्रिल बिट होने का तो कोई मतलब ही नहीं था। इसका मतलब साफ था कि किसी ने साजिश करके यहाँ आग लगाई है। वहाँ की पूरी हालत देखकर पुलिस भी यही सोच रही थी। उन सभी पुलिस वालों में एक पुलिस ऑफिसर था जिसका नाम मानसिक था। असल में मानसिक ऐसा पुलिस वाला था जिसे सीनियर ऑफिसर तो दूर की बात, यहाँ तक कि उसके जूनियर भी इज्जत नहीं देते थे। असल में सब लोग मानसिक को निकम्मा समझते थे, क्योंकि आज तक वो एक भी केस सॉल्व नहीं कर पाया था। इसीलिए खुद को साबित करने के लिए मानसिक हमेशा किसी न किसी केस को सॉल्व करने का मौका ढूंढता रहता था। और आज जब उसे पाइपलाइन के पास ड्रिल बिट मिला, तब वो वहाँ बहुत ज्यादा
ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा था। वो वहां मौजूद सीनियर ऑफिसरों से कह रहा था कि आज से करीब 5 साल पहले भी एक दूसरी पाइपलाइन में बिल्कुल ऐसा ही हादसा हुआ था, जहां एक चोर ने ड्रिल मशीन की मदद से पाइपलाइन में छेद किया था। इसलिए मानसिक को लग रहा था कि शायद वही चोर आज फिर से ये काम कर रहा है और उस चोर को 5 साल पहले गिरफ्तार भी किया गया था। इसी वजह से मानसिक अपने सीनियर ऑफिसर को समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर 5 साल पुरानी फाइल निकाली जाए तो शायद उस चोर तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन वहां मौजूद ऑफिसर उसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे थे, क्योंकि वहां उसकी बात की कोई अहमियत ही नहीं थी। इसके बाद हमें जनरल नाम का एक लड़का दिखाई देता है जो एक गाड़ी के टैंक से तेल चोरी कर रहा था। असल में वही जनरल उस दलाल का असली नाम था जिसने ड्रिल बिट की जगह उस कर्मचारी को भेजा था। अब स्ट्रॉ जनरल को ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच जाता है और वो गुस्से में उसे मारने ही वाला था, क्योंकि उसने गलत इंसान को वहां भेज दिया था। लेकिन जनरल उससे कहता है, असल में मैं मजबूरी में उसे भेजा था, क्योंकि ड्रिल बिट सिर्फ एक छेद करने के लिए ही 1,25,00,000 रुपए लेता है, जबकि वो कर्मचारी बहुत कम पैसे में काम करने को तैयार था। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। इसके बाद स्ट्रॉ उससे कहता है, ठीक है, जो होना था वो हो गया, लेकिन मैं अपने पैसे का नुकसान नहीं सह सकता। 24 घंटे के अंदर असली ड्रिल बिट को मेरे पास लेकर आ, मैं उसके जरिए दूसरी लाइन से तेल निकालूंगा। इसके बाद हमें असली ड्रिल बिट दिखाई देता है जो हमेशा बहुत चिल मूड में रहता था। असल में ड्रिल बिट पहले बहुत गरीब था, लेकिन बाद में वो एक इंजीनियर बन गया। लेकिन जब वो इस गैर कानूनी धंधे में आया तब उसके पास इतने ज्यादा पैसे आने लगे कि वो पैसों की मशीन बन गया। और ड्रिल बिट ने ये धंधा करीब 5 साल पहले शुरू किया था। असल में मानसिक जिस चोर की बात कर रहा था वो असल में ड्रिल बिट ही था, और 5 साल पहले वाली उस घटना के बाद से ही मानसिक लगातार ड्रिल बिट के पीछे पड़ा हुआ था। लेकिन सबूत ना होने की वजह से वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता था। ड्रिल बिट इतना चालाक था कि वो अपने खिलाफ जाने वाला एक भी सबूत नहीं छोड़ता था। लेकिन ड्रिल बिट ये बात बहुत अच्छी तरह जानता था कि मानसिक उसे रंगे हाथ पकड़ने के लिए पिछले 5 साल से उसके पीछे पड़ा हुआ है। एक दिन जब मानसिक छुप छुप कर ड्रिल बिट पर नजर रख रहा था, तभी ड्रिल बिट उसे देख लेता है और कहता है, इस तरह छुपकर मेरा पीछा करना बंद करो। आखिर कब तक तुम मेरे पीछे पड़े रहोगे? क्या तुम्हें सच में लगता है कि शहर की हर चोरी के पीछे मेरा ही हाथ है? ये तुम्हारी गलत फहमी है, इसलिए मेरा पीछा करना बंद करो। लेकिन मानसिक उससे कहता है, मुझे पता है कि हमारे शहर की सारी चोरियों के पीछे तुम्हारा ही हाथ है, और अगर तुम सच में बेगुनाह हो तो मैं अभी तुम्हारे गैरेज की तलाशी लेना चाहता हूँ। इसके बाद ड्रिल बिट उसे गैरेज चेक करने की इजाजत दे देता है। लेकिन पूरा गैरेज अच्छी तरह तलाशने के बाद भी मानसिक को वहाँ कुछ नहीं मिलता जिससे वो ड्रिल बिट को दोषी साबित कर सके। इसके बाद ड्रिल बिट वहाँ मानसिक का जोर जोर से मजाक उड़ाने लगता है और फिर मानसिक वहाँ से चला जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद जनरल वहाँ ड्रिल बिट के पास पहुँचता है। असल में जनरल ड्रिल बिट का दोस्त था जो अलग अलग जगहों से उसके लिए क्लाइंट लेकर आता था। लेकिन इस बार ज्यादा मुनाफे के लालच में उसने ड्रिल बिट की जगह किसी और को भेज दिया था। अब जनरल ड्रिल बिट को पूरी बात बता देता है। लेकिन जब ड्रिल बिट को पता चलता है कि सिर्फ कमीशन के लालच में उसने इतना बड़ा हादसा करवा दिया, तब वो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। लेकिन जनरल वहीं उससे बार बार माफी मांगने लगता है और कहता है, जिस क्लाइंट का काम मैंने लिया था वो बहुत बड़ा गैंगस्टर है और उसका काम पूरा ना होने की वजह से अब वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। अगर मैं उसका काम पूरा नहीं कर पाया तो वो मुझे मार डालेगा, इसलिए प्लीज मेरी मदद करो। तुम बस इस क्लाइंट का काम कर दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आगे से कभी ऐसा काम नहीं करूंगा। अब क्योंकि जनरल ड्रिल बिट का बहुत अच्छा दोस्त था, इसलिए वो उसकी बात टाल नहीं पाया और फिर वो सीधे स्ट्रॉ के पास पहुंच जाता है। इसके बाद डील के मुताबिक वो दूसरी पाइपलाइन में छेद करने जाता है और ड्रिल बिट के पास एक खास तरह की ड्रिल मशीन थी जिसे उसने खुद बनाया था। अब उसी मशीन और अपनी खास स्किल की वजह से वो बहुत आसानी से उस पाइपलाइन में छेद कर देता है और उस पाइपलाइन के साथ एक गुप्त पाइपलाइन भी जोड़ देता है। अब स्ट्रॉ ड्रिल बिट की ऐसी जबरदस्त स्किल देखकर उसके काम से बहुत इम्प्रेस हो जाता है, इसलिए वो ड्रिल बिट को एक बड़े बिजनेसमैन का पता देता है और कहता है कि वहां जाने पर उसे बहुत बड़ी डील मिलेगी। इसके बाद ड्रिल बिट तुरंत उस एड्रेस पर पहुंच जाता है जहां उसकी मुलाकात उस बिजनेसमैन से होती है। उस आदमी का नाम जियान था। हालांकि जियान बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, लेकिन इस वक्त उसके ऊपर बहुत भारी कर्ज था। वो इतने ज्यादा कर्ज में डूब चुका था कि अगर वो अपना घर, गाड़ी और सारी चीजें बेच भी देता और पूरी जिंदगी कमाता रहता तब भी उसका कर्ज खत्म नहीं होता। इसीलिए जियान चाहता था कि ड्रिल बिट उसके लिए एक पाइपलाइन तैयार करे ताकि वो वहां से तेल चोरी करके अपना सारा कर्ज चुका सके। इसके बाद जियान ड्रिल बिट से कहता है, तुम्हें हमारे शहर की सबसे बड़ी पाइपलाइन में छेद करके मेरे लिए एक लाइन तैयार करनी होगी और इस काम के बदले मैं तुम्हें तुम्हारी मांग के मुताबिक पैसे दूंगा। लेकिन जियान की बातें सुनकर ड्रिल बिट समझ गया था कि इस काम के जरिए जियान करोड़ों रुपए लूटने वाला है, इसलिए उसने भी चालाकी करते हुए अपनी फीस करीब 5 गुना बढ़ा दी। लेकिन जियान को इससे कोई परेशानी नहीं हुई, इसलिए उसने तुरंत ड्रिल बिट को मिशन शुरू करने के लिए कह दिया। अब क्योंकि उनका मिशन शहर की सबसे
सबसे बड़ी पाइपलाइन से जुड़ा था, इसलिए जियान ने एक बहुत मजबूत टीम तैयार की और उस टीम का हर इंसान अपने अपने काम में एक्सपर्ट था। लेकिन मजेदार बात ये थी कि उस टीम में वही कर्मचारी भी शामिल था जिसने उस दिन पाइपलाइन में धमाका कर दिया था, और उस आदमी का नाम था वेल्डर। हालांकि वेल्डर ड्रिलिंग के काम में ज्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कामों में उसकी स्किल कमाल की थी। अब इस टीम के बाकी सदस्य थे चीफना, जो एक सिविल इंजीनियर था और वो मैप समझने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट था। इसके अलावा जियोफ था, जो एक मशीन ऑपरेटर था, और उनकी टीम में एक लड़की भी थी जिसका नाम टीना था, जो एक होटल के रिसेप्शन सेक्शन में काम करती थी। असल में जिस होटल में टीना काम करती थी, उसी होटल के नीचे वो बड़ी पाइपलाइन गुजरती थी, इसलिए उन लोगों ने फैसला किया कि वो इसी होटल के अंडरग्राउंड से अपना मिशन चलाएंगे। और टीना का काम था कि जब तक उनका मिशन चले तब तक वो होटल में किसी को भी रूम बुक न करने दे। इसके बाद सब लोग मिलकर अपना मिशन शुरू कर देते हैं। लेकिन ड्रिलबिट ने इस मिशन के लिए एक बहुत ज्यादा मजबूत और खास ड्रिल मशीन तैयार की थी। अब सब लोग मिलकर होटल के अंडरग्राउंड में पहुंच जाते हैं और वहां कुछ देर बैठकर प्लान बनाते हैं कि उन्हें ये काम कैसे पूरा करना है। इसके बाद वहां मौजूद सभी लोगों के फोन ले लिए जाते हैं और उनसे कहा जाता है कि मिशन खत्म होने के बाद उनके सारे सामान वापस कर दिए जाएंगे। फिर वहां मौजूद एक मैप की मदद से ड्रिलबिट तय करता है कि उन्हें सबसे पहले कहां से खुदाई शुरू करनी चाहिए। बहुत सोचने के बाद वो वहां एक दीवार चुनता है और फिर सब लोग हथौड़े की मदद से उस दीवार को तोड़ना शुरू कर देते हैं। जियान वहीं अपने एक आदमी से कह रहा था कि उसके बैंक में जितने भी पैसे जमा हैं, वो उन सब पैसों से तेल खरीद ले। असल में जियान का एक बहुत बड़ा प्लान था। जब उसे पाइपलाइन से सीधी लाइन मिल जाएगी, तब वो वहां से भारी मात्रा में तेल निकालना शुरू करेगा और गैर कानूनी तरीके से इतनी ज्यादा मात्रा में तेल निकालने की वजह से पूरे देश में तेल की भारी कमी हो जाएगी, जिसका फायदा उठाकर जियान उसी तेल को बहुत ऊंचे दामों में बेच सकेगा। दूसरी तरफ वो लोग दीवार तोड़कर अंडरग्राउंड के अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन जब वो वहां पाइपलाइन में छेद करने वाले होते हैं, तभी उन्हें वहां कैल्शियम कार्बोनेट की एक परत दिखाई देती है। अब उनकी टीम में मौजूद चीफ न सबको ड्रिलिंग रोकने के लिए कहता है, क्योंकि वहां कैल्शियम कार्बोनेट होने की वजह से ड्रिलिंग करने पर धमाका हो सकता था और ऐसे में वहां उन सबकी जान भी जा सकती थी। लेकिन ड्रिलबिट सबको काम जारी रखने के लिए कहता है और बोलता है कि किसी भी हालत में काम बंद नहीं होगा, क्योंकि जियान के साथ उनकी डील पहले ही हो चुकी है। इसलिए अब चाहे कितना भी रिस्क क्यों ना हो, उन्हें ये काम पूरा करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस काम में खतरा है। ये बात जानते हुए ही सब लोग यहाँ आए थे। ऊपर से इस मिशन के लिए उन्हें एक डेडलाइन भी दी गई थी, इसलिए अब काम रोकने का कोई फायदा नहीं था। लेकिन ड्रिलबिट की बातें सुनकर वेल्डर बहुत गुस्सा हो जाता है और वो उससे कहता है, तुम सिर्फ पैसों के लिए हम सबकी जान खतरे में डाल रहे हो। अगर तुम्हारा मन है तो तुम खुद यहाँ मर जाओ। लेकिन ड्रिलबिट उससे कहता है, तुम मुझे ये बात कैसे कह सकते हो, जबकि तुम खुद भी यहाँ सिर्फ पैसों के लिए आए हो। वेल्डर असल में उनकी टीम का सबसे गुस्सैल इंसान था। ऊपर से वो ड्रिलबिट से बहुत जलता भी था, यहाँ तक कि वो खुद को ड्रिलबिट से भी बेहतर समझता था और वो हमेशा ड्रिलबिट जैसा बनना चाहता था ताकि वो भी उसकी तरह बहुत सारे पैसे कमा सके। अब वो ड्रिलबिट से कहता है, जान का खतरा तो तुम्हें उठाना चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ बहुत कम पैसे दिए जा रहे हैं, लेकिन मैं एक शर्त पर अपनी जान जोखिम में डाल सकता हूँ। वो ये कि तुम अपनी पोजीशन मुझे दे दो, यानी मेन काम मुझे करने दो, और इस काम के लिए तुम्हें जो पैसे मिलने वाले हैं वो भी मुझे दे दो, तब मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। वेल्डर की बातें सुनकर ड्रिलबिट बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ दोनों के बीच जोरदार बहस शुरू हो जाती है, यहाँ तक कि बात लड़ाई तक पहुँच जाती है। लेकिन बाकी लोग बीच में आकर ड्रिलबिट और वेल्डर को शांत कराते हैं। हालांकि आज उनका काफी समय बर्बाद हो चुका था, इसलिए वो लोग आज का काम बंद करने का फैसला लेते हैं और तय करते हैं कि अगले दिन सब मिलकर प्लान के मुताबिक आराम से काम पूरा करेंगे। अब अगले दिन सब लोग शांत दिमाग से फिर से काम शुरू करते हैं, लेकिन खुदाई करते करते जब वो लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तब उन्हें वहाँ एक बहुत बड़ा पत्थर दिखाई देता है, जिसे आम ड्रिल मशीन से तोड़ना संभव नहीं था। उस पत्थर को तोड़ने के लिए उन्हें हैमर ड्रिल का इस्तेमाल करना पड़ता, लेकिन हैमर ड्रिल से बहुत ज्यादा आवाज होती थी, इसलिए वो लोग वेल्डर से कहते हैं कि वो ऊपर जाकर बहुत तेज आवाज में गाने चलाए। अब वेल्डर भी प्लान के मुताबिक वही करता है। दूसरी तरफ नीचे बाकी लोग हैमर ड्रिल से उस पत्थर को तोड़ना शुरू कर देते हैं और ऊपर वेल्डर इतनी तेज आवाज में गाने चलाकर डांस कर रहा था कि नीचे की कोई आवाज ऊपर सुनाई ही नहीं दे रही थी। दूसरी तरफ हमें मानसिक दिखाई देता है, जो अब भी ड्रिलबिट के पीछे पड़ा हुआ था और वो हर जगह सिर्फ ड्रिलबिट को ही ढूंढ रहा था। मानसिक के पास शहर की सभी पाइपलाइनों का एक मैप भी था, जिसकी मदद से वो शहर की हर पाइपलाइन को घूम घूम कर चेक करता रहता था। इसी तरह जांच करते करते मानसिक ने शहर की कई पाइपलाइनों में छेद ढूंढ निकाले, जिनके साथ गैर कानूनी पाइपलाइन कनेक्शन जुड़े हुए थे। अब जब वो ये सारी रिपोर्ट लेकर पुलिस डिपार्टमेंट पहुंचता है, तब सभी लोग इस बात पर यकीन कर लेते हैं कि शहर में सच में तेल चोरी का काम चल रहा है, वरना इतनी सारी गैर कानूनी
पाइपलाइन आखिर आई कहां से। इसलिए तुरंत पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से शहर की हर पाइपलाइन चेक करने के लिए पुलिस भेज दी जाती है और जांच करते करते एक पुलिस वाला उस होटल तक भी पहुंच जाता है जिसके नीचे ड्रिल बिट और उसकी टीम काम कर रही थी। अब जैसे ही टीना वहां पुलिस को देखती है वो तुरंत वहां लगे एक रेड अलर्ट बटन को दबा देती है ताकि ड्रिल बिट और बाकी लोग सावधान हो जाएं। असल में ये अलार्म उन्होंने पहले से ही प्लान करके लगाया हुआ था, लेकिन बदकिस्मती से वो अलार्म काम ही नहीं करता क्योंकि खुदाई के दौरान गलती से किसी के हाथों अलार्म की वायर कट गई थी और इस बात पर किसी का ध्यान ही नहीं गया। दूसरी तरफ जब पुलिस वाला वहाँ वेल्डर के तेज गाने सुनता है तो वो चेक करने के लिए वहाँ पहुँच जाता है। अब सबसे पहले वेल्डर उसे सलाम करता है, लेकिन उसके बाद वो और भी तेज आवाज में गाने चलाने लगता है और पुलिस वाले से कहता है, क्या आप मेरे साथ पार्टी करेंगे? इतना कहकर वो जबरदस्ती पुलिस वाले के साथ डांस करने लगता है ताकि वो किसी भी हालत में ड्रिल बिट की तरफ ना जा सके। लेकिन तभी अचानक स्पीकर में खराबी आ जाती है और वहाँ म्यूजिक बंद हो जाता है, जिसकी वजह से पुलिस वाले को ड्रिल मशीन की आवाज सुनाई दे जाती है। वो तुरंत वहीं की तरफ चला जाता है, लेकिन जब तक वो होटल के बेसमेंट में पहुंचता तब तक ड्रिल बिट वहाँ से सारे सबूत मिटा चुके थे और वो सब मिलकर वहाँ मास्क पहने हुए थे। साथ ही वो लोग ऐसा दिखावा कर रहे थे जैसे वो सभी इस होटल में काम करने आए हों। असल में ड्रिल बिट के पास एक वॉकी टॉकी था, इसलिए जब वो अलार्म काम नहीं कर रहा था तब टीना ने वॉकी टॉकी के जरिए उन्हें पुलिस के बारे में बता दिया था। अब जब पुलिस को वहाँ कुछ भी नहीं मिलता है तब वो तुरंत उस होटल से चला जाता है। इसके बाद टीना अंडरग्राउंड में आकर अलार्म की वायर ठीक कर देती है और उस वक्त जियोसा भी उसके साथ था। दूसरी तरफ ऊपर वाले फ्लोर पर जब ड्रिल बिट और बाकी लोग एक अलमारी नीचे रख रहे थे तभी वो अलमारी जोर से जमीन पर गिर जाती है, जिसकी वजह से अंडरग्राउंड की जमीन का एक हिस्सा धंस जाता है और वो लोग देखते हैं कि टीना और जियोसा मिट्टी के नीचे दब गए हैं। लेकिन समस्या ये थी कि उन्हें बचाने वाला रास्ता भी मिट्टी से बंद हो चुका था और वो दोनों अंडरग्राउंड के दूसरे हिस्से में फंस गए थे। अब वेल्डर वहाँ ड्रिल बिट और चीफ ना से कहता है उनके पीछे समय बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है। वो लोग वहाँ इतनी बुरी तरह फंस चुके हैं कि शायद हम बहुत कोशिश करने के बाद भी उन्हें बचा नहीं पाएंगे, इसलिए चलो अपना काम पूरा करते हैं। वैसे भी अगर वो मर गए तो हमारा ही फायदा होगा, उनके हिस्से के पैसे भी हमें मिल जाएंगे। जरा सोचो, हम पहले ही इतना रिस्क वाला काम कर रहे हैं, अगर इसमें थोड़ा फायदा और हो जाए तो बुरा क्या है। वेल्डर की बातें सुनकर चीफ ना और ड्रिल बिट दोनों को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि कोई इंसान इतना स्वार्थी कैसे हो सकता है। इसके बाद चीफ ना खुद ही मिट्टी हटाकर उन्हें बचाने जाता है और ड्रिल बिट भी उसका साथ देता है। फिर काफी कोशिशों के बाद वो लोग टीना और जियोसा को वहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। अब उसी रात जब सभी लोग होटल के कमरों में सो रहे थे तब ड्रिल बिट अपने कमरे में बैठकर एक मैप देख रहा था, लेकिन तभी उसे बाहर से अलार्म की आवाज सुनाई देती है और जब ड्रिल बिट कमरे से बाहर निकलता है तब वो देखता है कि वेल्डर उनके सारे पैसे चुराकर भाग रहा है। लेकिन ड्रिल बिट तुरंत उसे पकड़ लेता है और वहीं उसकी पिटाई शुरू कर देता है। अब उनकी आवाज सुनकर बाकी लोग भी वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन वेल्डर वहीं घुटनों के बल बैठकर सबसे माफी मांगने लगता है और कहता है, क्या तुम लोगों को लगता है कि मैं ये पैसे अपने लिए चुरा रहा था? असल में मेरा एक बेटा है जो इस वक्त अस्पताल में भर्ती है और उसके इलाज के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत है, इसीलिए मैं ये पैसे लेकर भाग रहा था। ये बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोगों को वेल्डर के लिए बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो लोग उसे कुछ नहीं कहते। लेकिन असल में ये सब झूठ था। वेल्डर सिर्फ खुद को बचाने के लिए ड्रामा कर रहा था। हालांकि ड्रिल बिट को अब भी वेल्डर पर भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन तभी ड्रिल बिट सोचने लगता है कि कुछ देर पहले यहाँ अलार्म आखिर किसने बजाया था। ये बात पता करने के लिए वो तुरंत रिसेप्शन सेक्शन में पहुंच जाता है और वहां जाकर उसे कुछ सीसीटीवी फुटेज दिखाई देती हैं, जिनमें 2 कैमरे उनके अंडरग्राउंड वाले एरिया में लगे हुए थे, यानी उसी जगह जहां वो लोग पाइपलाइन में छेद करने का काम कर रहे थे। असल में जियान ने टीना के जरिए वहां ये सीसीटीवी कैमरे लगवाए थे और उसने टीना से छुपकर टीम के हर इंसान पर नजर रखने को कहा था, साथ ही उनकी हर खबर जियान तक पहुंचाने के लिए भी कहा था। अब ड्रिल बिट समझ जाता है कि टीना चोरी छिपे जियान के लिए भी काम कर रही है। इसके बाद ड्रिल बिट टीना से विनती करता है कि आज वेल्डर ने यहाँ से भागने की जो कोशिश की है वो बात जियान को ना बताए, क्योंकि जब उन लोगों ने इस मिशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था तब उसमें साफ लिखा था कि जब तक मिशन पूरा नहीं हो जाता तब तक उनकी टीम का कोई भी सदस्य बाहर नहीं जा सकता और अगर कोई वहाँ से भागने की कोशिश करेगा तो जियान उसे अपनी मर्जी के हिसाब से सजा दे सकता है। लेकिन तभी वहाँ जियान पहुँच जाता है और वो उनसे कहता है, भले ही मैं तुम लोगों से दूर हूँ लेकिन तुम लोगों की हर खबर मेरे पास पहुँचती रहती है। आज वेल्डर ने यहाँ से भागने की कोशिश की,
ये बात भी मुझे पता है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक उसे उसकी सजा तो जरूर मिलेगी। इतना कहकर वो उनकी पूरी टीम की पेमेंट में से कुछ पैसे काट लेता है। इसके बाद वो वेल्डर को पकड़कर एक दूसरी जगह ले जाता है और अपने आदमियों के साथ मिलकर उसे सजा देता है। फिर वो उससे कहता है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें और ज्यादा पैसे दे सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे ड्रिल बिट के बारे में सारी जानकारी देनी होगी। असल में जियान किसी भी हालत में नहीं चाहता था कि उनके काम में जरा सी भी गलती हो, क्योंकि उसके ऊपर इतना ज्यादा कर्ज था कि अगर उनका प्लान फेल हो जाता तो उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता। इसीलिए जियान हर तरफ से पूरी सावधानी बरतना चाहता था। इसके बाद ड्रिल बिट और उसकी टीम फिर से अपना काम शुरू कर देती है। दूसरी तरफ मानसिक अपनी पूरी टीम के साथ शहर की हर पाइपलाइन में छेद ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस वक्त मानसिक और उसकी टीम जिस जगह खड़े थे ठीक उसी जगह के नीचे ड्रिल बिट और उसकी टीम अपना मिशन चला रही थी। अब ड्रिल बिट और उसके साथी खुदाई के लिए जिन औजारों का इस्तेमाल कर रहे थे वो सारे लोहे के बने हुए थे। इसीलिए जब एक पुलिस वाला वहाँ मेटल डिटेक्टर से चेक करता है तो उन लोहे के औजारों की वजह से वहाँ बीप की आवाज आने लगती है। इसके बाद मानसिक अपने लोगों से उस जगह की खुदाई करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ टीना को इस बात का पता चल जाता है, इसीलिए वो तुरंत अलार्म दबा देती है, जिसकी वजह से अंडरग्राउंड में मौजूद सभी लोग तुरंत वहाँ से भागने लगते हैं और फिर वो सब मिलकर अपने सारे उपकरण लेकर अंडरग्राउंड से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन तभी ड्रिल बिट को याद आता है कि वो अपना एक लोहे का औजार वहीं छोड़ आया है, इसलिए वो तुरंत भागकर दोबारा वहाँ चला जाता है। लेकिन उनकी खुदाई की वजह से वहाँ गैस लीक होने लगी थी और उसी गैस की वजह से ड्रिल बिट वहीं बेहोश हो जाता है। ये बात उनकी टीम का चीफ ना देख लेता है। फिर वो दौड़ कर आता है और किसी तरह ड्रिल बिट को वहाँ से बाहर निकाल ले जाता है, जिसकी वजह से इस बार वो लोग पकड़े जाने से बच जाते हैं। इसके बाद जब ड्रिल बिट को होश आता है तब चीफ ना उससे कहता है कि उसकी पत्नी बहुत ज्यादा बीमार है और आज उसकी पत्नी की सर्जरी होने वाली है, लेकिन अगर वो अभी पैसे लेकर वहाँ नहीं पहुँचा तो उसकी पत्नी की सर्जरी नहीं हो पाएगी। असल में चीफ ना अपनी पत्नी के इलाज के पैसों के लिए ही इस मिशन में शामिल हुआ था, इसीलिए वो अपनी पत्नी के पास जाने के लिए सबसे इजाजत मांग रहा था। लेकिन वहाँ मौजूद सभी लोग उसे मना कर देते हैं, क्योंकि अगर मिशन पूरा होने से पहले वो वहाँ से बाहर गया तो उनके कॉन्ट्रैक्ट के नियम टूट जाएंगे और उनकी पूरी टीम की पेमेंट में से पैसे काट लिए जाएंगे। दूसरी तरफ उसी समय जियान के फोन पर एक मैसेज आता है और ये मैसेज उसे वेल्डर ने भेजा था, जहाँ उसने जियान को बताया कि उनकी टीम का एक सदस्य चोरी छिपे वहाँ से बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। असल में कुछ देर बाद बाकी लोग मिलकर चीफ ना को उसकी पत्नी के पास जाने की इजाजत दे देते हैं, लेकिन वो भी छुपकर। इसके बाद चीफ ना एक मैनहोल के जरिए उस अस्पताल में पहुंच जाता है जहां उसकी पत्नी थी, लेकिन उसके पीछे पीछे बाकी लोग भी वहां पहुंच जाते हैं ताकि वो देख सकें कि उसकी बात सच है या नहीं। लेकिन जब चीफ ना वहां पहुंचता है तब उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी तो कुछ दिन पहले ही मर चुकी है। ये बात जानकर वो पूरी तरह टूट जाता है और अपनी पत्नी की तस्वीर के सामने बैठकर जोर जोर से रोने लगता है। वहीं उनकी टीम के बाकी लोग भी चीफ ना की ऐसी हालत देखकर बहुत दुखी होकर वहां खड़े रहते हैं। इसके बाद सब लोग मिलकर चीफ ना को लेकर उस टनल के रास्ते होटल में वापस पहुंचते हैं, लेकिन वहां पहुंचते ही वो देखते हैं कि जियान अपने आदमियों के साथ वहां बैठा हुआ है। यानी अब वो सभी लोग जियान के सामने पकड़े जा चुके थे और क्योंकि उन सब ने कॉन्ट्रैक्ट के नियम तोड़े थे इसलिए जियान उन पर बहुत ज्यादा गुस्से में था। लेकिन तभी चीफ ना जियान से कहता है, इन लोगों की कोई गलती नहीं है, मेरी पत्नी बीमार थी इसलिए मेरी रिक्वेस्ट पर ये सब मेरे साथ गए थे, इन लोगों का कोई कसूर नहीं है। हालांकि चीफ ना सच बोल रहा था, लेकिन जियान वहीं उसकी पिटाई शुरू कर देता है। ये देखकर ड्रिल बिट को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो सोचता है कि कोई एक मजबूर इंसान के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। इसलिए ड्रिल बिट बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वहीं पर वो उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देता है। वो साफ कह देता है कि अब वो ये काम नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से जाने लगता है तभी जियान उसे उसकी माँ की एक तस्वीर दिखाता है और बताता है कि उसकी माँ इस वक्त उनके कब्जे में है, इसलिए अगर ड्रिल बिट ने काम पूरा नहीं किया तो वो उसकी माँ को मार देंगे। अब ड्रिल बिट हर तरफ से जियान के जाल में फंस चुका था, इसीलिए मजबूरी में उसे फिर से काम करने के लिए तैयार होना पड़ता है। लेकिन अब जियान उन्हें एक और ज्यादा खतरनाक शर्त देता है। वो कहता है कि जब तक वो लोग उस पाइपलाइन तक नहीं पहुंच जाते तब तक कोई भी उस अंडरग्राउंड से बाहर नहीं जाएगा। यानी अब वो लोग होटल के ऊपर भी नहीं आ सकते थे, उन्हें सिर्फ पूरा ध्यान लगाकर जल्दी से जल्दी पाइपलाइन तक पहुंचना था। इसके बाद सब लोग फिर से अंडरग्राउंड में काम शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी अचानक चीफ ना को चक्कर आता है और वो नीचे गिर पड़ता है। असल में चीफ ना को कैंसर था और ये बात उसने अब तक किसी को नहीं बताई थी, लेकिन अब उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उसे तुरंत इलाज की जरूरत थी। इसलिए ड्रिल बिट तुरंत सारा काम छोड़कर चीफ ना को डॉक्टर के पास ले जाना चाहता था, लेकिन जियान के आदमी उसे रोकने लगते हैं। वो किसी भी हालत में ड्रिल बिट को वहाँ से जाने नहीं देना चाहते थे, लेकिन अब ड्रिल बिट और ज्यादा कुछ सह नहीं पा रहा था, इसलिए वो अंडरग्राउंड में ही जियान के आदमियों को मारना शुरू कर देता
है। इसके बाद वो किसी तरह चीफ ना को लेकर वहाँ से बाहर निकल आता है, लेकिन बाहर जियान के बाकी आदमी पहले से मौजूद थे और इस बार वो लोग हथियार लेकर आए थे। हालांकि शुरुआत में ड्रिलबिट और उसके साथी थोड़ा घबरा गए थे क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो उनका सामना कैसे करेंगे। तभी ड्रिलबिट वहाँ मौजूद एक गैस पाइप का इस्तेमाल करके उनसे मुकाबला करने की कोशिश करता है और पाइप में आग होने की वजह से जियान और उसके आदमी उनकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे थे, लेकिन जियान उन्हें गोली मारने की धमकी देता है। हालांकि ड्रिलबिट ये बात बहुत अच्छी तरह जानता था कि जियान उन्हें गोली नहीं मारेगा, क्योंकि अगर वो उन्हें मार देगा तो उसका मिशन कभी पूरा नहीं होगा। इसलिए ड्रिलबिट उनसे कहता है, अगर हमें अभी यहाँ से जाने नहीं दिया गया तो तुम में से कोई भी यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएगा, मैं तुम सबको मार डालूंगा। लेकिन इसके बावजूद जियान उन्हें लगातार गोली मारने की धमकी देता रहता है। तभी चीफ ना दौड़कर जियान की बंदूक छीनने की कोशिश करता है, लेकिन जियान तुरंत उसे गोली मार देता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ बाहर मौजूद मानसिक और उसकी पूरी टीम गोली की आवाज सुन लेती है, इसलिए मानसिक तुरंत अपनी टीम के साथ उसी तरफ जाने लगता है, जिसकी वजह से जियान किसी तरह अपने आदमियों को लेकर वहाँ से भाग निकलता है। यहाँ तक कि ड्रिलबिट भी अपने साथियों के साथ किसी तरह वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाता है, जिसकी वजह से जब पुलिस वहाँ पहुँचती है तब उन्हें सिर्फ चीफ ना की लाश मिलती है, लेकिन वो बाकी किसी को भी पकड़ नहीं पाते। दूसरी तरफ चीफ ना की मौत से ड्रिलबिट पूरी तरह टूट चुका था, इसलिए अब वो किसी भी हालत में जियान से बदला लेना चाहता था। इसके बाद ड्रिलबिट सीधे अपने दोस्त जनरल के पास जाता है और वहाँ उसे पता चलता है कि जनरल उसकी माँ को बचाकर एक सुरक्षित जगह पर ले गया है। अब ड्रिलबिट को किसी बात का डर नहीं था, जिसकी वजह से वो अब खुलकर जियान से बदला ले सकता था। दूसरी तरफ वेल्डर को काफी चोट लगी थी, इसलिए जब वो अस्पताल में इलाज करवा रहा था तभी जांच करते करते पुलिस वहां तक पहुंच जाती है, लेकिन ड्रिलबिट किसी तरह उसे उस अस्पताल से बाहर निकाल लाता है, क्योंकि अगर वेल्डर पुलिस के हाथ लग जाता तो बाकी सब लोग भी खतरे में पड़ जाते। दूसरी तरफ अचानक जियान के पास एक अनजान नंबर से फोन आता है और फोन करने वाला इंसान उसे एक जगह मिलने के लिए कहता है, लेकिन जियान ये देखकर हैरान रह जाता है कि टीना जो पहले उसके लिए काम करती थी अब ड्रिलबिट की टीम में शामिल हो चुकी है। इसके बाद जब जियान उस अनजान इंसान से बात करता है तब उसे समझ आता है कि वो कोई और नहीं बल्कि ड्रिलबिट ही है। अब जियान ड्रिलबिट से उसका मिशन पूरा करने की विनती करता है, लेकिन ड्रिलबिट उससे कहता है, हम सब मिलकर तुम्हारा मिशन पूरा कर देंगे, लेकिन अब इसके लिए हमें और ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारी वजह से अब पुलिस हमारे पीछे पड़ चुकी है और अब हमारे पकड़े जाने का खतरा 80% तक बढ़ चुका है। इसलिए अगर तुम हमें 5 गुना ज्यादा पैसे दोगे तभी हम तुम्हारा काम करेंगे, क्योंकि ये काम पूरा करने के बाद हम सब लोग विदेश चले जाएंगे और वहाँ जाकर हमारे ऊपर कोई खतरा नहीं रहेगा। ऊपर से अगर तुम अभी हमारी शर्त नहीं मानोगे तो हम पुलिस को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता देंगे कि तुमने ही हमसे उस पाइपलाइन में गैर कानूनी कनेक्शन बनवाने को कहा था। फिर सोच लो तुम्हारा क्या हाल होगा। अब जियान मजबूरी में ड्रिलबिट की शर्त मान लेता है। इसके बाद ड्रिलबिट और उसके साथी फिर से अपने काम में लग जाते हैं और इस बार वेल्डर भी उनके साथ था, लेकिन उनकी टीम में किसी को भी ये नहीं पता था कि वेल्डर चोरी छिपे जियान को उनकी हर जानकारी दे रहा है। अब उस दिन का काम खत्म होने के बाद ड्रिलबिट देखता है कि वेल्डर कहीं जा रहा है, जिससे उसे थोड़ा शक होता है, इसलिए वो चुपचाप उसका पीछा करने लगता है। फिर वो देखता है कि वेल्डर जियान को उनकी सारी जानकारी दे रहा है, लेकिन तभी ड्रिलबिट वहाँ मानसिक को देख लेता है जो सीधा वेल्डर और जियान की तरफ जा रहा था, और अगर मानसिक वहाँ पहुँच जाता तो पुलिस को उनके पूरे प्लान के बारे में पता चल जाता। इसलिए ड्रिलबिट चालाकी से मानसिक के सामने से भागने लगता है और मानसिक भी जियान की तरफ जाने के बजाय ड्रिलबिट का पीछा करने लगता है, लेकिन भागते भागते ड्रिलबिट एक नीची जगह में गिर जाता है, जिसकी वजह से मानसिक उसे देख नहीं पाता। हालांकि इस हादसे में ड्रिलबिट को काफी गंभीर चोट लगती है। अब अगले दिन वो लोग आखिरकार उस पाइपलाइन तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद ड्रिलबिट ड्रिल मशीन की मदद से पाइपलाइन में छेद करना शुरू करता है, लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा प्रेशर की जरूरत थी, और क्योंकि ड्रिलबिट पहले ही बुरी तरह घायल था इसलिए वो ठीक से प्रेशर नहीं लगा पाता, जिसकी वजह से पाइपलाइन का तेज दबाव उसे जोर से पीछे फेंक देता है। तब ड्रिलबिट वेल्डर से ये काम पूरा करने के लिए कहता है, लेकिन वेल्डर ये काम करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता, क्योंकि इससे पहले भी वो एक बहुत बड़ा हादसा कर चुका था। लेकिन ड्रिलबिट उससे कहता है, तुम तो हमेशा मेरी तरह बनना चाहते थे और मेरी तरह काम करना चाहते थे, तो आज मैं तुम्हें सब कुछ सिखा देता हूँ। अगर तुमने ये मौका सही से सीख लिया तो मेरी तरह तुम भी बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। ये बात सुनते ही वेल्डर तुरंत तैयार हो जाता है। अब वो पाइपलाइन पर प्रेशर डालना शुरू करता है और ड्रिलबिट वहीं बैठकर उसे लगातार समझा रहा था कि कितने समय में और कैसे प्रेशर देना है। हालांकि शुरुआत में वेल्डर ठीक से प्रेशर नहीं दे पा रहा था, लेकिन ड्रिलबिट लगातार उसका हौसला बढ़ा रहा था, जिसकी वजह से थोड़ी ही देर में वेल्डर बहुत अच्छे तरीके से पाइपलाइन में छेद कर देता है। इसके बाद ड्रिलबिट उसी छेद के जरिए वहां एक गैर कानूनी पाइपलाइन कनेक्शन बना देता है। दूसरी तरफ जियान
जियान अपने सभी आदमियों के साथ तैयारी कर रहा था कि तेल निकालने के बाद वो उसे कैसे बाहर भेजेगा। वो कई क्लाइंट्स के साथ पहले से ही डील कर चुका था और उसने वहां तेल ले जाने के लिए कई बड़े ट्रक भी तैयार रखे थे। अब जैसे ही वो उस गैर कानूनी पाइपलाइन से तेल निकलते हुए देखता है, वो खुशी से पागल हो जाता है। लेकिन तभी ड्रिल बिट उसे फोन करके कहता है, फौरन पैसे लेकर हमारे पास आ जाओ, हमने तुम्हारा काम पूरा कर दिया है और जब तक तुम पैसे लेकर नहीं आओगे तब तक इस पाइपलाइन से तेल निकलना बंद रहेगा। इसके बाद ड्रिल बिट वहाँ की पाइपलाइन बंद कर देता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी वेल्डर तुरंत जियान से संपर्क करता है और जब जियान उसे पैसे देने आता है तब वेल्डर चोरी छिपे उस पाइपलाइन को फिर से चालू कर देता है। लेकिन जब वेल्डर जियान से बात कर रहा था तब ड्रिल बिट उनकी सारी बातें सुन लेता है। इसके बाद वो तुरंत वेल्डर की पिटाई शुरू कर देता है और उससे कहता है, तुम इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हो? तुम जियान जैसे घटिया इंसान का साथ दे रहे हो। क्या तुमने नहीं देखा कि उसने चीफ ना को कितनी बेरहमी से मार डाला और चीफ ना ने तुम्हारे लिए कितना बड़ा बलिदान दिया था? ये बात भी तुम नहीं जानते। और तुम्हारे बेटे के इलाज के लिए वो अपने पास मौजूद सारा पैसा छोड़ गया था सिर्फ तुम्हें देने के लिए। मरते वक्त उसने मुझसे कहा था कि वो पैसे तुम्हें दे दूं और तुमने क्या किया? तुमने उसके ही हत्यारे का साथ दे दिया। ये बात सुनते ही वेल्डर को अपनी गलती समझ आ जाती है। अब उसे चीफ ना के लिए बहुत पछतावा होने लगता है। लेकिन अब सब लोग उस पर से भरोसा खो चुके थे, इसलिए सभी मिलकर वेल्डर को वहीं बांध देते हैं। दूसरी तरफ जब वेल्डर और ड्रिल बिट पाइपलाइन में छेद कर रहे थे तब जियान वहां लगे सीसीटीवी के जरिए सब कुछ देख रहा था। लेकिन वो उसी सीसीटीवी फुटेज को मानसिक के फोन पर भेज देता है। हालांकि उसने ऐसा क्यों किया ये हम थोड़ी देर बाद जानेंगे। अब ड्रिल बिट फिर से जियान को आखिरी वार्निंग देता है। तब जियान कहता है, मैं तुम्हारा पैसा लेकर आ रहा हूँ, तुम सब बाहर ही इंतजार करो। अब जब जियान वहाँ पहुँचता है तो वो कहता है, पाइपलाइन से तो कोई तेल निकल ही नहीं रहा और तुम लोग कहते हो कि कनेक्शन ठीक से बना है। मैं कैसे मान लूं? मुझे अंदर ले चलो और दिखाओ कि सब कुछ ठीक है या नहीं, फिर मैं तुम्हें तुम्हारा पूरा पैसा दे दूंगा। इसके बाद ड्रिल बिट जियान को अंदर ले जाता है और अपनी बनाई हुई सारी लाइनों को उसे दिखाता है। लेकिन तभी जियान कहता है, तुमने क्या सोचा था? मैं ऐसे ही पैसे दे दूंगा, मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगा। इसके बाद जियान के आदमियों ने ड्रिल बिट और उसकी टीम को चारों तरफ से घेर लिया और फिर सब लोग मिलकर उन पर हमला कर देते हैं। लेकिन ड्रिल बिट और उसके साथी भी उनका मुकाबला कर रहे थे। यहाँ तक कि वेल्डर भी जियान के खिलाफ लड़ रहा था और एक समय पर ड्रिल बिट जियान को अपने काबू में ले लेता है। लेकिन जैसे ही वो उसे गोली मारने वाला होता है तभी वहाँ मानसिक आ जाता है। असल में जियान ने ही मानसिक को उस जगह आने के लिए मैसेज भेजा था। मानसिक को देखकर ड्रिल बिट और जियान कुछ नहीं करते। ड्रिल बिट वहाँ से बाहर भागकर बचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो देखता है कि ड्रिल बिट का साथी स्ट्र अपने सभी साथियों को पकड़ चुका है और उसी समय जियान का एक आदमी पीछे से आकर ड्रिल बिट के सिर पर वार करता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब ड्रिल बिट को होश आता है तो वो देखता है कि जियान ने उन्हें एक जगह बंदी बना रखा है। यहाँ तक कि उनके साथ मानसिक नाम का पुलिस ऑफिसर भी कैद है। उन्हें उस पाइपलाइन ओनियल एक्सट्रैक्शन फैक्ट्री के नीचे बंद किया गया है और वो फैक्ट्री के हर हिस्से में विस्फोटक सेट कर चुका है। लेकिन ड्रिल बिट और मानसिक को अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जियान ऐसा क्यों कर रहा है। तभी जियान ड्रिल बिट से कहता है, क्या तुम लोगों ने मुझे इतना बेवकूफ समझ रखा है? अगर मैं गैर कानूनी तरीके से तेल निकालता तो किसी न किसी तरह पकड़ा ही जाता, इसलिए मेरा प्लान कुछ और था। जब तुम लोग अपने मिशन में व्यस्त थे तब मैंने अलग अलग कंपनियों से अपनी गाड़ी और घर के नाम पर करोड़ों का लोन लिया और उस पैसे से मैंने भारी मात्रा में तेल खरीद कर उसे स्टोर कर लिया। फिर मैंने अपना असली मास्टर प्लान शुरू किया। मैंने इस फैक्ट्री के हर हिस्से में बम लगा दिए हैं और कुछ ही देर में मैं इस पूरी फैक्ट्री को उड़ा दूंगा, जिसकी वजह से पूरे शहर में तेल की सप्लाई लगभग खत्म हो जाएगी, क्योंकि यही इस शहर की सबसे बड़ी ऑयल प्रोडक्शन फैक्ट्री है। और फिर मैं अपने स्टोर किए हुए तेल को ऊंचे दामों पर बेचूंगा, जिससे मैं अपना सारा लोन चुका दूंगा और मेरे पास फिर भी करोड़ों का मुनाफा बच जाएगा। और मानसिक को मैं यहाँ इसलिए लाया हूँ क्योंकि वो शुरू से ही पाइपलाइन केस के पीछे पड़ा था। वो लगातार कोई न कोई सबूत ढूंढने की कोशिश कर रहा था, इसलिए अगर वो बाहर रहता तो मेरे लिए खतरा बना रहता। कौन जाने, शायद वो मेरे खिलाफ कई सबूत भी इकट्ठा कर लेते। इसलिए आज ये फैक्ट्री भी खत्म होगी और तुम सब लोग भी खत्म हो जाओगे और इस अंडरग्राउंड में तुम्हारी लाश तक कोई नहीं ढूंढ पाएगा। इतना कहकर जियान वहाँ से चला जाता है। लेकिन कुछ देर बाद ड्रिल बिट को वहाँ एक लाइटर मिल जाता है और वो किसी तरह उस लाइटर को लेकर वहाँ मौजूद एक सिलेंडर के पास जाता है जहाँ से गैस निकल रही थी। ड्रिल बिट समझदारी से उस सिलेंडर में आग लगा देता है और उसी आग की मदद से अपने हाथ पैर बंधी रस्सियां जलाकर खोल लेता है। इसके बाद वो अपने साथियों को भी आजाद कर देता है। फिर वो सब मिलकर वहाँ छिपाए गए सारे बम ढूंढ लेते हैं और ठीक 1 सेकंड पहले ड्रिल बिट उस बम को उठाकर वहाँ मौजूद पानी में कूद जाता है, जिसकी वजह से सभी लोग बच जाते हैं और ड्रिल बिट को भी ज्यादा चोट नहीं लगती। दूसरी तरफ जियान दूर एक बिल्डिंग से उस फैक्ट्री को देख रहा था, क्योंकि वो बार बार बटन दबा रहा था लेकिन फैक्ट्री में कोई ब्लास्ट नहीं हो रहा था। इससे वो घबरा जाता है और उसे समझ आ जाता है कि इसके पीछे ड्रिल बिट का हाथ है। वो तुरंत ड्रिल बिट को मारने के लिए
आगे बढ़ता है, लेकिन ड्रिल बिट पहले से ही उस पर बहुत गुस्से में था, इसलिए वो खुद ही जियान की पिटाई शुरू कर देता है और फिर एक पत्थर से उसे मारकर खत्म करने ही वाला होता है। तभी वहाँ मानसिक आकर उसे रोक देता है। वो कहता है जियान की सजा पुलिस देगी, और तभी वहाँ पूरी पुलिस यूनिट पहुँच जाती है क्योंकि मानसिक ने पहले ही उन्हें सूचना दे दी थी। पुलिस तुरंत जियान को गिरफ्तार कर लेती है और साथ ही ड्रिल बिट को भी हिरासत में ले लेती है। हालांकि काफी पहले ड्रिल बिट के बाकी साथी वहाँ से भाग चुके थे। ड्रिल बिट इस बात से खुश था कि जियान पकड़ा गया, लेकिन जब उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा था तभी ड्रिल बिट देखता है कि उसके साथी भी उसी पुलिस गाड़ी में हैं। असल में उन्होंने खुद ही पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था क्योंकि वो लोग ड्रिल बिट का साथ देना चाहते थे। इसके बाद उन सभी को जेल में डाल दिया जाता है। इस घटना के बाद लगभग 3 साल बीत जाते हैं। गैर कानूनी कामों में शामिल होने के कारण ड्रिल बिट की टीम को 3 साल की सजा दी गई थी, लेकिन क्योंकि उन्होंने अपनी गलती मान ली थी और जियान को पकड़ने में पुलिस की मदद की थी, इसलिए उन्हें समय से पहले ही रिहा कर दिया जाता है। अब वे सभी लोग ईमानदारी से मेहनत करके अपनी जिंदगी जी रहे थे। लेकिन एक दिन अचानक मानसिक जब सड़क से गुजर रहा था तो उसे दूर से ड्रिल बिट को एक अंडरग्राउंड में जाते हुए दिखता है। उसे शक होता है कि क्या वे लोग फिर से अपना पुराना काम शुरू कर रहे हैं, इसलिए वो उस जगह पर जाता है। लेकिन वहाँ पहुंचकर मानसिक देखता है कि वे लोग अब सीवर लाइन की मरम्मत का काम कर रहे हैं। ये देखकर मानसिक बहुत खुश हो जाता है। इस तरह वे सभी लोग गलत रास्ता छोड़कर ईमानदारी से मेहनत करके एक नई जिंदगी शुरू करते हैं।